हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल के अंदर। और इस बार हमारा ये दो तीन चीज़ें हैं, बता देते हैं। उस दो तीन चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला कि जो मेडिटेशन करते हैं लोग, उनका ये क्वेश्चन आता है मोस्टली कि अ, ये साक्षी भाव की जिसकी हम बात करते हैं किसी भी हमारे मेडिटेशन के अंदर, दृष्टा भाव जो है वो कैसे आता है मेडिटेशन के अंदर। दोस्तों, मेडिटेशन करते करते ही दृष्टा भाव आएगा, पहले दिन से नहीं आ जाएगा। पहले दिन अगर आप बिगिनर हो और पहले दिन से मेडिटेशन स्टार्ट कर दिए तो पहले दिन से ही आपको दृष्टा भाव का अनुभव नहीं होगा। पहले दिन में आपको बिल्कुल भटकाव आएंगे, मन में बहुत से ख्याल आएंगे। जैसे जैसे आप एक सप्ताह, 15 दिन या 20 दिन कंप्लीट कर लोगे कंटिन्यू, डेली कम से कम 1 घंटा मेडिटेशन करते हुए, और म्यूज़िक मेडिटेशन कीजिए। जो भी लोग बिगिनर में आते हैं, जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया होता है मेडिटेशन, क्योंकि आप 10-15 मिनट बैठेंगे तो उन पूरे 10-15 मिनट में सिर्फ आपके मन में ख्याल ही ख्याल चलेंगे। म्यूज़िक अगर आप लगा के बैठते हो, म्यूज़िक मेडिटेशन बहुत से मिल जाएंगे आपको इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तो वहाँ से आप प्ले करके मेडिटेशन के अंदर म्यूज़िक के थ्रू आप मेडिटेशन कीजिए। म्यूज़िक के ऊपर मेडिटेट हो जाइए, अपने आप को म्यूज़िक पे फोकस कीजिए, तो वहाँ पे आप अच्छा फील करोगे और वहाँ पे आप अपने आप को फोकस फील करोगे कि आप फोकस्ड हो म्यूज़िक के ऊपर। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। म्यूज़िक से आप म्यूज़िक मेडिटेशन आते हैं, उनकी हेल्प लीजिए मेडिटेशन में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि ऐसे आप 10 मिनट बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि 10 घंटे हो गए मुझे बैठे हुए। स्टार्टिंग में ऐसी फीलिंग आती है, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल होता है लोगों का। स्टार्टिंग में ही लोगों से मेडिटेशन हो नहीं पाती और फिर वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं कनेक्ट हुए बिना ही। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेडिटेशन आजकल बहुत जैसे जैसे हमारा बढ़ रहा है, मतलब ज़माना, उसी तरह से आगे उसी तरह से हम क्या बोलते हैं, काफ़ी टेक्निकल हो रहे हैं। और म्यूज़िक भी अब आजकल आपको पता ही है कि टेक्निकल तरीके से ही हमें मिल जाता है, और काफ़ी अच्छे से आप उसको अपने मेडिटेशन के अंदर यूज़ कर सकते हो। तभी साक्षी भाव आपको अनुभव होगा कि कोई भी, जैसे पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आपके आसपास आ रही है, किसी के बोलने की आवाज़ आ रही है, आपका उस पर फोकस नहीं जा रहा है, आप उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, बस आप देख रहे हो उसको साक्षी भाव से। बस आ रही है तो आने दो, आप अपने मेडिटेशन के अंदर हो। आपको कोई भी चीज़ जो है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, वही चीज़ होती है साक्षी भाव। दूसरी चीज़, अ, जैसे कि आजकल ये जो भी चल रहा है दुनिया के अंदर, रशिया वर्सेस यूक्रेन, आप देख रहे हैं, महायुद्ध चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो देखिए, उसका आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, परिणाम आप सबके सामने है। रशिया के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, रशिया के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, रशिया के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। और अमेरिका है, नाटो जो कंट्रीज़ का ग्रुप है, यूरोपियन यूनियन है। भविष्यवाणियाँ तो बहुत की गई है पुराने टाइम में, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा, ऐसे लोगों ने कहा है कि रशिया 2022 तक पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लेगा। लेकिन सब कुछ होने वाला है, धीरे धीरे होता है, एक साथ कुछ नहीं होता। एक ही दिन में पूरी दुनिया नहीं बदल जाएगी, एक ही दिन में एक परमाणु हमले से सब कुछ नष्ट नहीं हो जाएगा। बहुत सारे परमाणु हमले हो सकते हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये जो भी चल रहा है, अगर रशिया ने पास्ट में जैसी चीज़ें कही गई है, जो होने वाला है, तो रशिया ने शुरुआत कर दी है, रशिया ने अपना पहला कदम उठाया था, रशिया ने ही आक्रमण किया था। और उसके बाद ये चीज़ें आगे ज़्यादा बढ़ती गई। रशिया ही सबसे पहले एटॉमिक वॉर शुरू कर सकता है,
उसको फिर जहाँ पे भी एटॉमिक वॉर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि नेटो की किसी नेटो एक ग्रुप है यूक्रेन के ऊपर तो रशिया कभी भी परमाणु बम जो है वो कभी भी नहीं डाल सकता, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि रशिया यूक्रेन को अपना हिस्सा बनाना चाहता है और वो अपने ही हिस्से को 50, 100, 1000 साल तक किसी रासायनिक त्रासदी से गुजरते हुए नहीं देख सकता, वहाँ पे अपंग बच्चों को जन्म लेते हुए नहीं देख सकता, वहाँ की मतलब वहाँ पे बन जो भूमि है उसको बंजर नहीं कर सकता। तो यूक्रेन पे तो आप भूल जाइए कि यूक्रेन पे रशिया जो है वो परमाणु हमला करेगा। लेकिन अ, बाकी कंट्रीज़ की अब बात आती है, बाकी कंट्रीज़ की, नेटो के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आती हैं, जो आसपास यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती है जो रशिया को मतलब फाइनेंशियली एकदम गिराना चाहती है उसको, उनके ऊपर उनके ऊपर भी रशिया सीधा परमाणु हमला नहीं कर सकता, क्योंकि एक के ऊपर अगर हमला कर दिया तो बाकी सारी एक्टिव हो जाएंगी और बाकी सारी फिर बोलेंगी कि इसने हमारे ग्रुप के ऊपर, इसने हमारी कंट्री के ऊपर परमाणु हमला किया है, तो हम भी रशिया के ऊपर परमाणु हमला करेंगे। तो फिर होगा ये कि बाकी जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे नेटो के किसी एक कंट्री के ऊपर, नेटो ग्रुप के किसी एक कंट्री के ऊपर परमाणु हमला हो जाता है तो बाकी कंट्रीज सक्रिय हो जाएंगी और वो सभी परमाणु हमला रशिया के ऊपर करने के लिए चली जाएगी। फिर वो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। और फिर बात की जाती है कि ऐसा होगा नहीं वैसे, क्योंकि इतना समझदार तो है, इतना समझदार तो हर कोई होता है, एक प्रेसिडेंट होने के नाते, एक प्राइम मिनिस्टर होने के नाते, ठीक है, लोग इतना दिमाग तो रखते हैं कि उनको ऐसी हरकत तो करनी नहीं है। हाँ, हिटलर जैसा अगर दिमाग आ जाता है किसी के पास तो फिर बात अलग है। तो वही चीज़ है कि नेटो के ऊपर जब तक रशिया हमला नहीं करेगा तब तक नेटो का ग्रुप या फिर यूरोपियन यूनियन का ग्रुप जो है वो भी रशिया के ऊपर हमला नहीं कर सकता, परमाणु युद्ध नहीं हो सकता। और इसीलिए यूक्रेन से ही उसका मतलब है, रशिया बार बार बोलता है कि यूक्रेन जो है उसके बीच में, यूक्रेन और रशिया के बीच में मत आओ, आप कोई भी मत आओ। लेकिन यूक्रेन को पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा है और यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन भी डाल दी है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाता है यूक्रेन, उसके बाद आगे की प्रोसेस देखते हैं क्या होगी। और परमाणु युद्ध का सीधा सा मैंने आपको बता ही दिया है कि जब तक रशिया कहीं अटैक नहीं करता है तब तक रशिया पे भी अटैक नहीं होगा, बात सीधी सी ये है। युद्ध की स्थितियाँ आपके सामने हैं और स्थितियों के बाद परिणाम आपके सामने यही रहेगा कि या तो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में जैसे शामिल हो जाता है यूक्रेन, तो उसके बाद रशिया अलग थलग पड़ जाता है और फिर एक तरीके से रशिया यूक्रेन पे जो आधिपत्य जमाना चाहता था वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। और या फिर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि रशिया आधिपत्य जमा लेगा यूक्रेन पे, यूक्रेन को पा लेगा। लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है उसको यूक्रेन को हड़पने के लिए, यूक्रेन को पाने के लिए, ठीक है। यूक्रेन का नया सब सारी व्यवस्था, नया प्रेसिडेंट, नया मतलब पूरी जितनी भी पद होते हैं राजनीतिक पार्टियों में वो सब कुछ चेंज कर दिए जाएंगे अगर रशिया यूक्रेन को अपना मतलब पर्टिकुलरली ऑफिशियली बना लेता है। तो कंडीशन दो ही रहती हैं, या तो वो हो जाएगा यूक्रेन रशिया का, या फिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाने में बहुत ज़्यादा नुकसान है और हो पाएगा तो ये युद्ध जो है वो रुक जाएगा। नहीं हो पाएगा तो रशिया तुरंत बार बार हरकतें अपनी करता रहेगा और यूक्रेन में भी बहुत ज़्यादा त्रासदी मची हुई है, बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान यूक्रेन को झेलना पड़ेगा। खैर वो तो कवर हो जाएगा, पूरी दुनिया की तरफ से अब यूक्रेन को मदद मिल जाती है तो, और मिल भी रही है वैसे, इसीलिए यूक्रेन अब तक टिका हुआ है युद्ध के मैदान पे। तो ये अपडेट है। और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर भी बहुत कुछ होना बाकी है। ये तो युद्ध चल रहा है फ़िलहाल, और प्रकृति की आपदाएं भी आनी बाकी हैं। तो देखिए वो क्या क्या होता है अब आगे। फ़िलहाल तो मानव के एक दूसरे के साथ लड़ने का समय चल रहा है। जब ये मानव का युद्ध समाप्त हो जाता है उसके बाद प्रकृति भी अपना रंग रूप दिखाना शुरू करती है। बाढ़,
भूकंप, आपदाएं आएंगी, बहुत कुछ होने वाला होगा। हर साल होता है, हर बार होता है। और इन चीज़ों से भी असर पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, एक कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर। और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, फ्यूचर है और फ्यूचर के अंदर ही पता चलेगी वो चीज़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।